नमस्कार, आपका द ट्रू हंट में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, अग्निपथ स्कीम को लेकर काफी ज्यादा एक तरफ बवाल है, दूसरी तरफ चर्चा है। और जो कि आपको छोटा सा संक्षिप्त में बता दें, ये स्कीम जो है वो 14 जून 2022 को जो है एक तरीके से लॉन्च हुई थी। और इसके बारे में दो ब्रीफ लाइंस हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स बिलो रैंक ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर्स इनटू द थ्री सर्विसेज, जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इस तरीके से इस रिक्रूटमेंट को रखा गया है। और इस चर्चा को लेकर अग्निपथ के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल सीपी सिंह, जिन्होंने आर्मी को बहुत ज्यादा अपना टाइम दिया है, सर्व सर्व किया है। वो ऐसे में ये जो बहुत ज्यादा एक तरीके से बवाल हो गया है, केओस हो गया है, बिहार में भी बहुत कुछ देखा गया था, तो उसको लेकर के स्कीम के बारे में बताएंगे एक्चुअली है क्या और वो माजरा इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में क्यों चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर ऑफ कोर्स मैंने दो लाइनें तो पढ़ी हैं, उसके अलावा सर आप इस स्कीम के बारे में शुरुआत से क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू गौरव जी, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको पता ही है मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है। जो चीज़ सही होती है मैं उसकी तारीफ करता हूँ, जो सरकार की पॉलिसीज अच्छी हैं वो आपके इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने काफ़ी तारीफ करी है। और जो चीज़ें मुझे सही नहीं लगती मेरे विवेक से, मेरे फौज के 36 साल के एक्सपीरियंस से, वो मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ा सा बेटर किया जाए। जी, ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये फौज में ऑफिसर्स के नीचे जो सिपाहियों की भर्ती के लिए तीनों में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए शुरू की गई है। और इसमें उम्र होगी करीब 17 से 21 साल के लिए, क्योंकि 2 साल से भर्ती नहीं हुई थी तो सरकार ने इसकी उम्र को बढ़ा के 23 साल कर दिया है। और इसका टेन्योर होगा 4 साल, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3.5 महीने यूनिट में काम करेंगे। इसमें से करीब 25% को परमानेंट फौज में भर्ती कर लिया जाएगा और बाकी 75% को दूसरे फौज में नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जैसे सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं, स्टेट ने भी बोला है कि उसमें हम प्रायोरिटी देंगे, और कुछ इंडस्ट्रीज ने भी बोला है कि हम इन लोगों को प्रायोरिटी देंगे। और इसमें तकरीबन 40 से 60 हजार के बीच में तनख्वाह मिलेगी। कितनी तनख्वाह सर? 40 से 60 हजार? 60 हजार के बीच में तनख्वाह मिलेगी जी। अच्छा, ठीक है। 60 हजार के बीच में जी। ठीक है। और जब आप फौज छोड़ के जाएंगे 4 साल बाद, तो आप एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलेगा कि आपने 4 साल फौज में नौकरी करी है। और आपको 11.71 लैक्स, मतलब तकरीबन 12.25 लाख रुपए आपको कैश मिलेंगे, जिससे कि आप चाहें तो कोई अपना काम खुद भी शुरू कर सकते हैं। अब इस स्कीम के दो पहलू हैं, एक तो फौज क्यों, इससे फौज को क्या फायदे और नुकसान है, और दूसरे पहलू है कि इससे युवा इतना खफा क्यों है। तो हम पहली बात की बात करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर इतनी सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना हंगामा हो रहा है, तो उसकी क्या समस्या है। प्रॉब्लम यह है कि देखिए, फौज की एक बहुत ही इज्जतदार नौकरी है और इसमें आने के बाद में एक परमानेंसी है, परमानेंट नौकरी है, देश सेवा करते हैं। उसके बाद में पेंशन मिलती है, आपको पेंशन मिलती है, आपकी फैमिली को पेंशन मिलती है। अगर कोई हादसा हो जाता है तो आपके घर वालों को लास्ट पे ड्रॉन मिलती है। तो काफी जो हमारा यूथ है देश का, इस नौकरी के लिए प्रिपेयर करता है। और यही एक ऐसी नौकरी है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर आप देखें तो बाकी सब में 50% तक तो रिजर्वेशन ही खत्म हो जाता है। तो जो अपर कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए अगर मेरिट के ऊपर कोई चीज वो प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी नौकरी, तो ये डिफेंस फोर्सेस की एक नौकरी है, एक ओपनिंग है। तो इससे अगर इसमें भी परमानेंसी नहीं रहेगी, इसमें भी अगर पेंशन नहीं मिलेगी, और इसमें भी 4 साल के बाद बच्चे को आके फिर से एक नई नौकरी, एक नया कैरियर ढूंढना पड़ेगा, तो उनमें मायूसी है इस बात को लेकर। फौज में आने वाले तो वही लोग हैं जो पहले, मान लीजिए 100 लोग थे जो उसमें काबिल थे और फौज में आने के इच्छुक थे, वही 100 अभी भी हैं, या शायद उसमें से 80 हो जाएं, क्योंकि 20 लोग ये सोचेंगे अरे इसमें तो परमानेंट नौकरी नहीं मिल रही, तो हम सीआरपीएफ में चले जाते हैं, बीएसएफ में चले जाते हैं, वहां कम से कम 60 साल तक नौकरी करेंगे, उसके बाद पेंशन भी मिलेगी। तो फौज में जो अच्छा मटेरियल है उससे थोड़ी मायूसी हो जाएगी लोगों को आने में। तो ये गुस्सा है, और इस गुस्से को ऑपोजिशन पार्टीज ने एक मौका लगा उनको कि चलो इसको एनकैश करते हैं और देश में प्रोटेस्ट करके, जैसे किसान आंदोलन में हुआ, ऐसे ही जिन लोगों को गुस्सा था यूथ को, वो गुस्सा तो पीछे रह गया और उसका एक पॉलिटिकल इशू बना के पूरे देश में हड़ताल, प्रोटेस्ट, आगजनी और वो करना शुरू कर दिया। तो अभी दूसरा जो एक इसमें जो बात कही जा रही है कि जो इसके बाद आपको प्रायोरिटी दी जाएगी सीएपीएफ में और पुलिस फोर्सेस वगैरह में,
वो एक्चुअली क्या है कि वो पहले से ही है, ये सब प्रोविजन है कि जो एक्स सर्विस मैन है उनको उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन उसका एग्जाम पूरा पास करना पड़ेगा, फिर से आपको अपियर करना पड़ेगा, फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा। यस, मेरिट लिस्ट में आके आपको 10% उसमें रिजर्वेशन हो जाएगा तो आपको दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तो लोगों को ये लगता है यार 4 साल के बाद फिर मैं सड़क पे आ जाऊंगा, फिर मुझे एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। जो एक एग्जाम रुतबे देना के पड़ेगा, साथ जो एक रुतबे के साथ सर्व करके आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर वापस से लाइन में लगना पड़ेगा। कंपटीशन लाइन में लगना पड़ेगा। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ दूसरा रोज पब्लिक में ये भी है कि एक पॉलिटिशियन तो 4 4 पेंशन लेता है, अगर 4 बार एमएलए एमपी बन जाता है तो 4 पेंशन लेता है। एक दिन अगर शपथ लेता है पार्लियामेंट की या असेंबली की, उस दिन से उसकी पेंशन आजीवन चालू हो जाती है। तो फौज, जो कि लोग अपने देश पे जान न्यौछावर करने को तैयार हैं, उनको पेंशन देने के लिए, उनको परमानेंट नौकरी देने के लिए देश के पास पैसा नहीं है, ये तो गलत बात है। ये भी एक आक्रोश जनता में है। सर, जैसा हम बात करते हैं कि ये स्कीम जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रही है और ये भी बड़ी बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस स्कीम को व्हाइट पेपर के ऊपर प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं किया गया और साथ ही इस पर पार्लियामेंट में डिबेट भी नहीं हुआ जब इस स्कीम को लाया जा रहा था। तो ऐसे में सर इस पर आपका क्या है कहना? जी गौरव जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर हम फौज में इतना बड़ा बदलाव ला रहे हैं और उस फौज में जो कि हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेवार है और पिछले 75 सालों से बहुत अच्छा काम भी कर रही है, अगर उसमें कोई बदलाव लाना है तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसके लिए पूरे देश में डिबेट होने चाहिए थे, फौज से भी अलग अलग रूप में उसकी विचार लेने चाहिए थे, जो शायद मैं मानता हूं लिए गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है ये लेट जनरल बिपिन रावत का आइडिया था जो 2 साल पहले शुरू किया गया था। और जनरल वीके सिंह से जब पूछा गया कि क्या आपको इसके बारे में पता है, जो कि चीफ रह चुके हैं और आज मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने खुद कहा कि मुझे इस स्कीम के बारे में पता नहीं है और क्योंकि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो आपकी कैबिनेट में इतने होशियार लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा जरूर लेना चाहिए था। जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है उससे बातचीत करनी चाहिए थी और मेरे विचार से पहले इस स्कीम को एक छोटे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता। 4 साल 5 साल उसकी अच्छाइयां बुराइयां देखी जाती, उसमें सुधार किया जाता और फिर एकदम से इतने बड़े रूप में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सर, जब हम कहते हैं कि आर्मी जो हमारे देश की बुनियाद है, क्योंकि वो सरहदों पर तैनात रहती है, मैं तीनों डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहा हूं और तीनों को हमेशा सलाम रहता है क्योंकि वो हमारी सुरक्षा में, सरहदों में जो है किसी भी मौसम में, किसी भी एटमॉस्फेयर में वो हमेशा तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा को लेकर। हमारे इंटरनल मैटर्स हो या हमारे एक्सटर्नल मैटर्स हो, और सब में आर्मी को सलाम है। और सर, ऐसी स्कीम में इस तरीके का नौजवानों में एक आक्रोश आना, ऑब्वियसली नौजवान हमारे देश की बुनियाद बोला जाता है, दे आर द बैकबोन, दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर इंडिया। तो ऐसे में इस तरीके के आक्रोश आना सर किस तरफ इशारा कर रहा है? आप ऑफ कोर्स आप एक पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, मैं नॉन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहा हूं सर। देखिए, तो देश के युवाओं में इस तरह का आक्रोश आना, कुछ अपने दिल के अंदर से, कुछ उनके अरमान पूरे नहीं हो रहे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरे लोगों के भड़कावे में आना किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। क्योंकि फौज में जो हम लड़का लेना चाहते हैं वो डिसिप्लिन सोल्जर लेना चाहते हैं। तो ये जो सारा जो अग्निपथ का जो कहानी है, ये कहा जा रहा है कि हम फौज का जो खर्चा है तनख्वाह का, पेंशन का, उसको कम करने के लिए कर रहे हैं और दूसरे हम इनको इतना तैयार करेंगे, वो करेंगे कि इनको नौकरी ऑटोमेटिकली दोबारा मिल जाएगी। तो इसके लिए मेरे सिर्फ 2 ही सुझाव हैं, अगर आप 2 मिनट का समय दें। पहला, फौज का खर्चा कम करने के लिए हमारे पास जो पे और पेंशन है उसमें से 38% यानी 1/3 हमारा पे और पेंशन का बजट सिविलियन जो लोग हैं, जो डिफेंस बजट से जिनको पेमेंट होता है, उनके ऊपर खर्च हो जाता है। जो आर्मी हेडक्वार्टर में काम करते हैं, जो डीआरडीओ में काम करते हैं, जो डिफेंस एस्टेट्स में काम करते हैं, जो एमईएस में काम करते हैं, जो सिविलियंस हैं, और वो नाम लगता है फौजियों का, तो वो 1/3 हिस्सा तो वही ले जाते हैं और वो 60 साल तक नौकरी करते हैं। हमारा जवान तो 35 साल में रिटायर होकर घर आ जाता है। तो अगर हम ये सिविलियंस का खर्चा कम कर दें उसमें से, या जैसे देश में सब लोगों को पेंशन मिलती है वो अलग बजट में से जाती है, हम इसको फौजियों की पेंशन को डिफेंस बजट से निकाल के
देश की जो कॉमन पेंशन जहां से जाती है उस बजट में डाल दें तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। सर मेरा एक जो है वो आखिरी प्रश्न है। बेसिकली सर जैसे आपने बोला हम पहले ही उस दौर से गुजरे हैं जब वन रैंक वन पेंशन से जीत हासिल की, जो कि डिफेंस के लिए बहुत बड़ी जीत थी। सर अब ये एक अग्निपथ स्कीम जिसे काफी ज्यादा एक तरीके से आक्रोश भरा कहते हैं ना एक्सेप्टेंस मिला है, आक्रोश भरा, जो कि एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। तो सर जब जैसे आपने भी जिक्र किया अलग से एक पेंशन फंड होना चाहिए आर्मी पर्सनल्स के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी फोर्सेस, 3 हमारी फोर्सेस हैं जो कि अप फ्रंट में जाकर के जो है हमारी रक्षा करती है। तो सर ऐसे में एक जवान जो है वो तैयार होता है, अपने माइंड को भी तैयार करता है अपने देश की रक्षा करने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्विसेज, एनी सर्विसेज आई एम टॉकिंग अबाउट, जो कि फ्रंट में फाइट करती हैं देश की सुरक्षा के लिए। और उसके बाद ऐसी स्कीम में वो जाता है जहां पर उसे पेंशन और अदर बेनिफिट्स से वो वंचित रह रहा है। तो क्या होगा उसका माइंडसेट, जिसे फ्री रहना चाहिए कि ये सोच करके कि अगर मैं घर भी वापस नहीं जा पाया इस नौकरी करने के बाद, अगर वो शहीद हो गया तो उस दौरान भी उसके परिवार वाले सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सर वो अपनी जान को जोखिम करके, जान की परवाह ना करके वो देश की रक्षा में आगे जा रहा है इन सर्विसेज के माध्यम से। तो सर क्या कहना चाहिए, सर्विस छोटी हो या बड़ी हो मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो सर्विस कितनी ज्यादा जो है डेंजर से घिरी हुई है अपनी जान के जोखिम को लेकर। ऑफ कोर्स वो डेंजर देश की रक्षा के लिए है, पर सर ऐसे में क्या कहना है सर? जी गौरव, आपने सही कहा। मेरा इसमें एक सुझाव है जिससे सारी ये समस्याएं यूथ की हल हो जाएंगी। फौज का जो यंग प्रोफाइल है जैसा हम चाहते हैं वो भी बरकरार रहेगा और सरकार का बजट भी काबू में रहेगा कि हम इसमें जो है फौज में भर्ती करें सिपाही को, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको 4 साल जैसे ये करें, 4 साल 5 साल जो भी फौज को सही लगता है उससे फौज में सेवाएं लें, और उसके बाद उसको लेटरल एंट्री सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में या स्टेट पुलिस फोर्सेज में डायरेक्ट एंट्री होनी चाहिए, वहीं से लेटरल एंट्री होनी चाहिए। उसको दोबारा एग्जाम नहीं देना चाहिए और वो वहां पे अपने 50 साल तक 60 साल तक नौकरी करे और वहां पे जैसे बाकी सिपाही पेंशन लेते हैं वैसे पेंशन अपनी सुविधाएं लेके अपने घर जाए। तो उसमें क्या होगा, एक तो ट्रेनिंग का खर्चा बच जाएगा, सिलेक्शन का खर्चा बच जाएगा, जो सेंट्रल पुलिस फोर्स अपनी अलग सिलेक्शन करती है, अलग ट्रेनिंग करती है, फौज अपनी अलग करती है, और फौज को जो यंग प्रोफाइल मिल जाएगी उनको एक ट्रेंड सोल्जर मिल जाएगा। जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं उनको, स्टेट पुलिस फोर्सेज हैं उनको एक ट्रेंड सोल्जर मिल जाएगा जो 4 साल फौज में अपनी अच्छी सेवा करके आया है और बिल्कुल ट्रेनिंग भी किया है, मुस्तैदी से काम भी किया है। तो एक डिसिप्लिन सोल्जर उनको बना बनाया मिल जाएगा। तो इससे देश का भला होगा, सभी का भला होगा, फौज का भी भला होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेजर जनरल सीपी सिंह जिन्होंने चर्चा की हमारे साथ अग्निपथ स्कीम को लेकर और साथ ही बताया कि क्या निकल सकता है रास्ता जो कि चाहें तो सरकारें भी अपना सकती हैं, जिससे स्कीम को सही तरीके से लागू किया जा सकता है। और साथ ही जो हमारे नौजवान हैं जो फौज को अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी आगे किस तरीके से रास्ते खुल सकते हैं। ये थे गौरव नरूला के साथ द ट्रू हंट चैनल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद।